हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम फिजिक्स को कवर करने वाले हैं लूसेंट से। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि फिजिक्स क्या होता है और भौतिक विज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो भौतिकी जो है वो प्राकृतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें कि हम द्रव्य यानी मैटर और ऊर्जा यानी एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का जो विकास है वो भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। तो आइए हम चैप्टर को डिस्कस करना शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले मात्रक के बारे में। मात्रक यानी यूनिट क्या है? किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट और व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट। एसआई पद्धति में मूल मात्रक 7 होते हैं। मूल मात्रक की संख्या 7 है, जो कि आप नीचे ये देख सकते हैं। ये एसआई के मूल मात्रक हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है जिसको कि स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है जिसका संकेत है केजी। समय का मात्रक सेकेंड एस से डिनोट करते हैं। ताप का मात्रक है केल्विन जिसको के से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है जिसका संकेत ए है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है जिसको कि स्मॉल सी डी लिखते हैं। पदार्थ का परिमाण का मात्रक होता है मोल जिसको कि MOL लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद ये 7 हो गया। अब एसआई के संपूरक मूल मात्रक कितने हैं? तो ये देख सकते हैं आप, ये एसआई के संपूरक मूल मात्रक हैं। समतल कोण, इसको रेडियन मात्रक रेडियन होता है और इसका संकेत है RAD। घन का कोण यानी सॉलिड एंगल, इसका मात्रक होता है रेडियन को स्मॉल SR से डिनोट करते हैं। इसके बाद आगे हम बात करेंगे SI के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत। तो ताप का मात्रक जिसको कि डिग्री सेंटीग्रेड पहले था, जिसको कि डिग्री सेल्सियस ये पुराना नाम है। और अब इसको पहले हम डिग्री सेंटीग्रेड बोलते थे और अब हम डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, ये नया नाम है। ठीक है, आवृत्ति का पुराना जो मात्रक था उसको कंपन प्रति सेकंड बोलते थे, पुराना ये नाम है CPS। और अब आवृत्ति का नया नाम है हर्ट्ज जिसको कि HZ से डिनोट करते हैं। ये इसका संकेत है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला शक्ति जिसका पुराना नाम था CP और अब ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उनको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या है? वे सभी मात्रक जो कि मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उनको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो पारसेक होता है। एक पारसेक जो है वो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, यानी 3.08 × 10⁻16 मीटर। बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है और एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन के बराबर। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग होता है और एसआई पद्धति होता है कार्य का मात्रक जूल। 1 जूल होता है 10⁷ अर्ग। अब आगे हम बात करेंगे 10 विभिन्न घातों के प्रतीक यानी सिंबल फॉर वेरियस पावर ऑफ 10। भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 का घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 का कुछ घातों के को विशेष नाम और संकेत दिए गए हैं, जैसे कि नीचे दी गई आप ये सारणी जो दिया गया है उसमें इसको बताया गया है। 10 का घात है और ये दिया हुआ है प्रेफिक्स यानी पूर्व प्रत्यय और ये सिंबल है प्रतीक। ठीक है, 10⁻18 इसका प्रेफिक्स होता है एक्सा जिसको कि कैपिटल E इसका सिंबल होता है। 10⁻15 जिसको पेटा बोलते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं। 10⁻12 यानी इसको टेरा बोलते हैं, इसका पूरे प्रत्यय जो है वो टेरा है और प्रतीक होता है T। 10⁻9 यानी गीगा, पूरे प्रत्यय इसका गीगा है जिसको कि कैपिटल G से इसका प्रतीक है। 10⁻6 को मेगा बोलते हैं, पूरे प्रत्यय इसका मेगा है और प्रतीक है कैपिटल M। 10⁻3 किलो, प्रतीक K। 10⁻2 हेक्टो, प्रतीक स्मॉल h। 10⁻1 डेका, पूर्व प्रत्यय क्या है? डेका, सिंबल DA, स्मॉल DA। इसके बाद माइनस पे आते हैं। 10⁻−18 को एटो, इसका प्रेफिक्स एटो है और प्रतीक स्मॉल a। 10⁻−15 प्रतीक पूर्व प्रत्यय फेफ्टो है, प्रतीक स्मॉल f। 10⁻−12 पीको होता है और इसका सिंबल स्मॉल p होता है। 10⁻−9 नैनो होता है और प्रतीक स्मॉल n होता है। 10⁻−6 को माइक्रो, इसका पूरे प्रत्यय माइक्रो है और इसका प्रतीक ये म्यू है। ठीक है, और 10⁻−3 मिली, प्रतीक स्मॉल m। 10⁻−2 पूरे प्रत्यय सेंटी है जिसको कि स्मॉल c से डिनोट करते हैं। इसके बाद 10⁻−1 जिसको इसका पूरे प्रत्यय डेसी है और इसका संकेत स्मॉल d है।
ठीक है, मात्रक के बाद अब हम सेकंड चैप्टर पे आते हैं, गति, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, गति यानी मोशन। तो गति में सबसे पहले अदिश और सदिश राशि को हम जानेंगे क्या है। अदिश राशि क्या है, यानी स्केलर क्वांटिटी, वैसी राशि जिनमें कि केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसको अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, अदिश राशि में आपका द्रव्यमान है जिसको सिर्फ परिमाण की आवश्यकता है, इसमें दिशा नहीं दिए जाते हैं, तो द्रव्यमान आपका अदिश राशि है। चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा एक्सेट्रा, ये सारे जो है अदिश राशि है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। एक इंपॉर्टेंट नोट दिया है, विद्युत धारा यानी करंट, ताप यानी टेम्परेचर और दाब यानी प्रेशर, ये सभी जो है ये अदिश राशि है जिसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद अब अदिश राशि के बाद जान लीजिए कि सदिश राशि क्या होता है, यानी वेक्टर क्वांटिटी, वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि बोलते हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, जैसे कि वेग है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों का पता चलता है। विस्थापन, बल, त्वरण, ये सब सारे क्या है, सदिश राशि है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे दूरी। दूरी क्या है, डिस्टेंस, किसी दिए गए समय अंतराल में, दूरी का परिभाषा देख लीजिए आप, किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी क्या है, दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, इसमें मार्ग की लंबाई मालूम है लेकिन दिशा नहीं मालूम है, और दूरी जो है ये सदैव धनात्मक होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है। इसके बाद विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ये विस्थापन क्या होता है, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत यानी न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन क्या है, विस्थापन एक सदिश राशि है और विस्थापन का एसआई मात्रक होता है मीटर। ठीक है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं चाल यानी स्पीड की परिभाषा क्या है। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, चाल होता है कितना, दूरी बटा समय होता है, चाल इक्वल टू दूरी अपॉन समय। ये और चाल जो होता है, चाल एक अदिश राशि है। चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, दूरी का मात्रक मीटर और समय, अभी आपने ऊपर जो एक्सप्लेनेशन देखा दूरी का, उसमें दूरी का मात्रक क्या था, मीटर था, इसीलिए मीटर और अपॉन चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, इसीलिए चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद आगे बात करेंगे वेग क्या है, यानी वेलोसिटी। वेग की परिभाषा क्या है, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। और वेग का आपको परिमाण और दिशा दोनों का ही अंदाजा पता चल रहा है, इसका मतलब वेग क्या है, वेग एक सदिश राशि है। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, त्वरण, एक्सेलरेशन, त्वरण क्या है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण क्या है, त्वरण एक सदिश राशि है और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसको कि मंदन कहते हैं। ठीक है, रिटार्डेशन बोलते हैं। इसके बाद आगे हम बात करेंगे प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति का परिभाषा क्या है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है, तो पिंड के वेग का परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। ठीक है, और वक्र पथ को क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य पथ बोलते हैं। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री, ये सदैव परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। ठीक है, धनुष से छूटा बाण, ये क्या है, प्रक्षेप्य गति है। धनुष से छूटा बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा गोला, तोप से छूटा गोला, ये क्या है, ये सब क्या है, मार्ग, इसका मार्ग जो होता है ये परवलयाकार होता है। ठीक है, इसलिए ये सभी जो है प्रक्षेप्य गति के उदाहरण हैं। प्रक्षेप्य गति एक द्विमीय गति है, अर्थात एक समतल में गति है। और प्रक्षेप्य को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे 36 से 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। प्रक्षेपण कोण थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों के 36 परास जो है वो समान होते हैं। प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है।
ठीक है। इसकी प्रक्षेप्य गति की बात करेंगे वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन का क्या परिभाषा है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है और घुमाने के समय डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्श रैखिकता उड़ जाता है। वृत्तीय गति के बाद बात करेंगे कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इसकी क्या परिभाषा है। तो वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूमती जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है। इसे प्रायः ओमेगा से व्यक्त करते हैं, ये ओमेगा का सिंबल है। अर्थात कोणीय वेग होता है ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन स्मॉल टी। यदि कण जो है 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा इक्वल टू हो जाता है 2 पाई n। क्योंकि एक चक्कर में कण जो है वो 2 पाई मतलब कि 360 डिग्री का कोण बनाया, 360 डिग्री रेडियन से घूम जाती है, तो इसीलिए यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या अगर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, वृत्ताकार त्रिज्या जो है वो आ रही है वृत्ताकार मार्ग का, और कण जो है 1 सेकंड में स्मॉल n चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी कितना होता है, वृत्त की परिधि इंटू स्मॉल n इक्वल टू 2 पाई rn, इसके बराबर होता है। ठीक है। यदि उसकी रेखीय चाल यानी लीनियर स्पीड होगी, अर्थात कितना हो जाएगा, स्मॉल b इक्वल टू 2 पाई rn यानी 2 पाई rn इंटू, इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे इंटू r, तो कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू r। तो यहाँ पे जो कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n। ठीक है। ये 360 डिग्री का बना रहा है। तो रेखीय चाल कितना होगा, रेखीय चाल होता है कोणीय चाल इंटू त्रिज्या के बराबर। रेखीय चाल जो होता है वो कोणीय चाल गुणे त्रिज्या के बराबर होता है। एक नोट है, पाई के मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। अब बात करेंगे हम न्यूटन का गति नियम यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। भौतिकी के पिता न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन का 3 नियम है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो बात करेंगे सबसे पहले हम न्यूटन के प्रथम नियम के बारे में यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यदि कोई वस्तु विरामावस्था से है तो वो विरामावस्था में ही रहेगा, या यदि वो एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। ये न्यूटन का पहला लॉ है। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व किसको कहते हैं, बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा भी मिलती है। तो बल की परिभाषा है क्या, बल वो बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। ठीक है। बल जो है इसमें परिमाण और दिशा दोनों ही होता है, इसलिए बल जो है वो सदिश राशि है और बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। अब हम जड़त्व के कुछ उदाहरण भी देखेंगे। तो ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, तो ये जड़त्व के उदाहरण हैं। दूसरा, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ये भी जड़त्व का उदाहरण है। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण जो है वो झटक कर निकलते रहते हैं, वो क्या है, वो जड़त्व के उदाहरण है। तो जड़त्व के बाद हम बात करेंगे अब संवेग के बारे में। संवेग की परिभाषा क्या है, यानी मोमेंटम। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग किसके बराबर होता है, वेग गुणे द्रव्यमान के बराबर होता है। द्रव्यमान जो है वो संवेग होता है। ठीक। और संवेग जो है, संवेग एक सदिश राशि है। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। संवेग का मात्रक किग्रा इंटू मीटर पर सेकेंड। अब हम
न्यूटन के प्रथम नियम से जड़त्व का भी नियम मिलता है, बल की परिभाषा भी मिलती है। अब हम न्यूटन के द्वितीय नियम के बारे में बात करेंगे। न्यूटन का द्वितीय गति नियम यानी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। ठीक है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है और संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F है, बल की दिशा में व्युत्पन्न त्वरण स्मॉल a है और वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम हो जाएगा F = ma। न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक भी प्राप्त होता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोट है, प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम न्यूटन के तीसरे नियम को जानेंगे। तो न्यूटन का तृतीय नियम क्या है गति का? प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, तो वो होता है न्यूटन का तृतीय गति नियम। जैसे कि बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, ये क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ है। और दूसरा कि नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, और रॉकेट को उड़ान में पीछे की तरफ आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे की तरफ होता है। तो ये क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, वो होता है न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन के थर्ड लॉ में आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी जान लेते हैं। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद में संवेग बराबर होता है। ठीक है, ये क्या है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। इसके बाद बात करेंगे हम आवेग के बारे में, यानी इम्पल्स क्या है। तो आवेग की परिभाषा क्या है? जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग क्या होता है? बल गुणे समय अंतराल। ठीक है, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। तो आवेग किसके बराबर होता है? आवेग = बल × समय अंतराल इक्वल टू क्या होता है? संवेग में परिवर्तन। आवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक होता है न्यूटन सेकंड, और इसकी दिशा वही होती है जो कि बल की होती है। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या परिभाषा है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल जो है वो वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा F = mv²/r। ठीक, अब अपकेंद्रीय बल क्या है? यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अपकेंद्रीय बल का परिभाषा है कि अजड़त्वीय फ्रेम यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें कि परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है। ये बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है। इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। जैसे ये कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये सब क्या है? ये अपकेंद्रीय बल का सिद्धांत है। जो ये सब है कपड़ा सुखाने का मशीन, दूध से मक्खन निकालने का मशीन, ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। एक नोट है, वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि मौत के कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अभिकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं बल आघूर्ण यानी मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बलाघूर्ण कहते हैं।
किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण और अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो बल आघूर्ण, जिसको कि कैपिटल टी इसका संकेत होता है बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण कितना होता है? बल इंटू आघूर्ण भुजा। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। ठीक है। बल आघूर्ण के बाद सरल मशीन। सरल मशीन क्या है? यानी सिंपल मशीन्स। ये सरल मशीन जो है ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे कि उत्तोलक, घिरनी, आनतल, स्क्रू जैक, ये सब क्या है? इसके उदाहरण हैं। उत्तोलक यानी लेवर क्या है? उत्तोलक एक ऐसी सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उसको उत्तोलक बोलते हैं। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं, आलम, आयास और भार, फल्क्रम, एफर्ट और लोड। आलम, किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उसको आलम्ब बोलते हैं। आयास, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास बोलते हैं। और भार, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसको भार बोलते हैं। उत्तोलक के प्रकार, तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, इस वर्ग के उत्तोलकों में अवलंब F, आयास कैपिटल E और भार W के बीच में स्थित होता है। इस वर्ग प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम जो है आयास और भार के बीच में स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर और 1 से कम भी हो सकता है। जैसे कि इसके उदाहरण है कैंची, पिलास, सिंडासी, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप। ये क्या है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, इस वर्ग के उत्तोलक में आलम और आयास के बीच भार होता है। तो इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव जो है 1 से अधिक होता है। जैसे कि सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी, ये सब क्या है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। इस द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आलम और आयास भार के बीच में होता है। इसके बाद तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आलम भार के बीच में आयास होता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब भार के बीच में आयास होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। उदाहरण चिमटा, मनुष्य का हाथ, ही क्या है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे गुरुत्व केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो गुरुत्व केंद्र की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस भी स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, इसलिए गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरी मुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। संतुलन के कितने प्रकार हैं? संतुलन 3 प्रकार के होते हैं, स्थायी संतुलन, अस्थायी और उदासीन। तो हम तीनों संतुलन के बारे में बात करने वाले। स्थायी संतुलन क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही फिर से वो पहले की स्थिति में आ जाए तो ऐसी स्थिति को स्थायी संतुलन कहते हैं। अस्थायी संतुलन, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलनावस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वो फिर से संतुलन की अवस्था में ना आए तो ऐसी स्थिति को अस्थायी संतुलन कहते हैं। अब उदासीन संतुलन क्या है? यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र उसी ऊंचाई पर बना रहता है और छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है तो ऐसी स्थिति को उसका संतुलन जो है वो उदासीन कहलाता है। स्थायी संतुलन की कुछ शर्तें हैं। किसी वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए 2 शर्त पूरा होना आवश्यक है। पहला, वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। दूसरा, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। तो ये 2 इसके शर्तें होते हैं स्थायी संतुलन के। तो गति जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे 3rd चैप्टर के बारे में, जिसमें कि हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। कार्य क्या है? कार्य यानी वर्क। कार्य की माप लगाए गए बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य क्या है? एक सदिश राशि कार्य जो है एक अदिश राशि है जिसमें परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है।
तो कार्य क्या है, अदिश राशि है। कार्य का मात्रक एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य होता है बल गुणे विस्थापन, कार्य जो है बल गुणे विस्थापन के बराबर होता है। एक नोट है, यदि बल F और विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बनाता है तो W इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है। एनर्जी, ऊर्जा का क्या परिभाषा है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा किसको कहते हैं, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो कि दो प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो कि दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या है, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। तो यदि द्रव्यमान m हो और वस्तु का वेग जो है वो v हो, यदि द्रव्यमान m जो है, द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो, तो गतिज ऊर्जा यानी k कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू हाफ mv² हो जाएगा। ठीक है। गतिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला होता है k इक्वल टू हाफ mv², जहाँ पे k ही आपका गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, और m आपका द्रव्यमान है और v आपका वेग है। ठीक है। इसके बाद अब हम स्थितिज ऊर्जा को जानेंगे। गतिज ऊर्जा के बाद स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था यानी स्टेट या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे कि बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा। गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है Pe इक्वल टू mgh। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द्रव्यमान, गुरुत्व केंद्र और हाइट, ऊंचाई। ठीक है। जहाँ पे आपका m इक्वल टू द्रव्यमान होता है, g आपका गुरुत्वजनित त्वरण है और h आपका ऊंचाई है। इसके बाद अब हम बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जाती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट हो जाती है। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण आप देख सकते हैं। ये डायनेमो, इसमें ऊर्जा का रूपांतरण होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये फैक्ट वाले क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा और सुनिएगा, समझिएगा। डायनेमो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। ट्यूब लाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण करता है। विद्युत से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और सितार जो है वो यांत्रिक होता है जिसको कि ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। ठीक है। यंत्र है जिसको कि ध्वनि हमें सुनाई देती है तो वो ध्वनि में चेंज हो जाता है। संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है, तो K इक्वल टू होता है p² अपॉन 2m, जहाँ पे आपका P जो है ये संवेग है। ठीक है। तो संवेग और गतिज ऊर्जा का ये संबंध है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू संवेग स्क्वायर अपॉन 2 द्रव्यमान का गुना, 2 गुना। अर्थात संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। इसके बाद अब हम जानेंगे शक्ति के बारे में, यानी पावर का क्या परिभाषा है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य t समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति कितना हो जाएगा, W/T हो जाएगी। शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, जिसको कि W इसका संकेत होता है, जिसे कि वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था। शक्ति होता है कार्य अपॉन समय और शक्ति का मात्रक होता है जूल अपॉन समय। कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, इसीलिए जूल अपॉन सेकंड यानी वाट। ठीक है। और कितना होता है ये 10 टू द पावर 7 अर्ग पर सेकेंड। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट और 1 मेगावाट इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वाट। ठीक है।
शक्ति की एक और मात्रक होता है जिसको कि अश्वशक्ति कहते हैं। अश्वशक्ति इकाई जेम्स वाट के द्वारा दिया गया है। एक अश्वशक्ति होता है 746 वाट और 550 FT माइनस 1 LBS 1 BS। तो 746 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड। एक वॉट कितना हो जाएगा 1 kW 1000/746। इसको करेंगे सॉल्व तो 1.34 अश्वशक्ति हो जाएगा। ठीक है। वाट सेकेंड, 1 वाट सेकेंड होता है 1 वाट इंटू 1 सेकेंड इक्वल टू 1 जूल। 1 वाट घंटा होता है 3600 जूल। 1 किलोवाट घंटा होता है 1000 वाट घंटा, मतलब कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। वाट, किलोवाट, मेगावाट और अश्वशक्ति के मात्रक हैं। WS, WH, kWh कार्य अथवा ऊर्जा के मात्रक हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसमें हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। ठीक है। माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या हो जाएगा? F = G m1/m2 m2 होता है, जहाँ पे G आपका G एक नियतांक है जिसे कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 Nm²/kg²। एक नोट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने 1788 में दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण के बाद अब हम गुरुत्व क्या होता है यानी ग्रेविटी क्या होती है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। अर्थात गुरुत्व वो आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। ठीक है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको गुरुत्वजनित त्वरण कहते हैं और जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है। और गुरुत्वजनित त्वरण जिसको कि स्मॉल g से डिनोट करते हैं, ये वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। तो गुरुत्वजनित त्वरण का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी के मान में परिवर्तन क्या है? पहला, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। ठीक है। पृथ्वी के ध्रुव यानी पोल पर जी का मान महत्तम होता है। विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर जी का मान न्यूनतम होता है और पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। तो जी के मान में परिवर्तन क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम रहता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम रहता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम होता है और पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। एक नोट है, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार 0 हो जाएगा, यानी वहां भारहीनता की स्थिति हो जाएगी। लेकिन ध्रुव पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दिन की अवधि 24 घंटे से घटकर 1.4 घंटे यानी 84 मिनट की हो जाएगी। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो जी के मान में ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। तो लिफ्ट में पिंड का भार यानी वेट ऑफ बॉडी इन लिफ्ट, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप देख लीजिए। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई भी परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो है वो 0 होता है। यही जो है भारहीनता की स्थिति है। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा।
आगे हम बात करेंगे ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम। तो क्या है ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम? प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है और सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। दूसरा, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव ये होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब वह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। तीसरा, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग होता है t²। ग्रह की सूर्य से औसत दूरी स्मॉल r के घन r³ के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि t² और r³ अर्थात सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। जैसे कि आप उदाहरण जान लीजिए कि सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 दिन है, जबकि दूरस्थ ग्रह वरुण जो है नेपच्यून का परिक्रमण काल 165 वर्ष होता है। तो ये क्या है? ये अनुक्रमानुपाती होता है। एक नोट है, IAU ने यम यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है, इसलिए अब दूरस्थ ग्रह जो है वो वरुण है। अब उपग्रह क्या है यानी सैटेलाइट। तो हम बात करेंगे अब उपग्रह के बारे में। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को ग्रह का उपग्रह कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, ठीक है। तो उपग्रह का कक्षीय चाल, आगे हम बात करेंगे उपग्रह का कक्षीय चाल यानी ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। तो क्या है? उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतनी ही उसकी चाल जो है वो कम होती जाएगी। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एक ही त्रिज्या की कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की चाल जो है वो समान होगी। एक नोट है, पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे उपग्रह का परिक्रमण काल क्या है यानी पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल कितना होता है? कक्षा की परिधि अपॉन कक्षीय चाल। उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है और उपग्रह जितना अधिक दूर होगा उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल होगा। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एक नोट है, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है, ठीक है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 1 घंटा 24 मिनट। आगे हम बात करेंगे भूस्थायी उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है और जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल यानी 24 घंटे के बराबर होता है, भूस्थायी उपग्रह कहलाता है, ठीक है। ये उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण काल करता है। भू तुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त किया था। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी क्या है। तो पलायन वेग की परिभाषा है, पलायन वेग वो न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। तो ये है पलायन वेग। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं जाएगी। उपग्रह के लिए कक्षीय वेग होता है v0 = √g_re और पृथ्वी तल से पलायन वेग होता है v = √2g_re, अतः v = √2v0, अर्थात पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। इसलिए यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को √2 गुना अर्थात 41% बढ़ा दिया जाए तो वो उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं 5 लेसन, जिसमें हम दाब के बारे में जानेंगे। दाब यानी प्रेशर क्या है? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं।
दाब होता है, दाब को स्मॉल p से डिनोट करते हैं, दाब होता है F/A, पृष्ठ के लंबवत बल अपॉन पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, दाब होता है पृष्ठ के लंबवत बल अपॉन पृथ्वी का क्षेत्रफल के बराबर, पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे कि पास्कल का भी जिसे पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, दाब क्या है? दाब एक अदिश राशि है जिसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। आगे हम जानेंगे वायुमंडलीय दाब की क्या परिभाषा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वो दाब होता है जो कि पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। ये 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक होता है बार, और 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अर्थात 1 बार के बराबर होता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है और वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही जो है वो रिस हो जाती है। ठीक, रिस जाती है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिर जाता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर उठता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। ठीक है, इसके बाद अब हम जानेंगे कि द्रव्य में दाब क्या है, यानी प्रेशर इन लिक्विड। द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव्य का दाब कहते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव्य की सतह से उस बिंदु की गहराई और द्रव के घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो दाब इक्वल टू कितना हो जाएगा? H × D × G, यानी बिंदु की गहराई इंटू द्रव के घनत्व इंटू गुरुत्वीय त्वरण। तो दाब जो है वो इसके गुणनफल के बराबर होता है, H × D × G के। तो द्रवों में दाब के क्या नियम है? स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है, और किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक हो जाता है। आगे हम द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम भी जानेंगे। तो पास्कल के नियम का प्रथम कथन क्या है? यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। अब पास्कल के नियम का द्वितीय कथन क्या है? किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाए। तो यह है पास्कल के नियम का द्वितीय कथन। पास्कल के नियम का पर आधारित कुछ यंत्र भी देख लीजिए, जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक। ये क्या है? पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र हैं। द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता जिसमें द्रव्य रखा जाता है। आगे हम गलनांक और क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव है ये जानेंगे, यानी इफेक्ट ऑफ प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक पर प्रभाव। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाता है। जैसे कि मोम का आयतन बढ़ाने पर उसका दाब भी बढ़ जाता है। ठीक है, और घी, ये सब क्या है? ये गलनांक पर प्रभाव है। गर्म करने पर इन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। और गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे कि बर्फ। अब क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद दाब के बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, प्लवन। उत्प्लावक बल क्या होता है? ब्यूयॉन्ड फोर्स। द्रव का वो गुण जिसके कारण वो वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उसे उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं। ये बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जैसे कि उत्प्लावन केंद्र यानी सेंटर ऑफ ब्यूयॉन्सी कहते हैं।
इसका अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। उत्प्लावक बल द्रव में डूबी पिंड के आयतन और द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान अधिकतम हो जाता है। उत्प्लावक बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति और भार पर निर्भर नहीं करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में ये आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत। प्लवन का क्या नियम है? संतुलन अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है और ठोस का गुरुत्व केंद्र और हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होनी चाहिए। ये है प्लवन का नियम। इसके बाद अब हम जानेंगे घनत्व के बारे में। घनत्व यानी डेंसिटी। डेंसिटी होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन के बराबर और डेंसिटी का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पे पावर -3। आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी या फिर इसको विशिष्ट गुरुत्व, आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपेक्षिक घनत्व होता है वस्तु का घनत्व अपॉन 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व के बराबर। एक नोट है, जल का महत्तम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस या अगर फ़ारेनहाइट में देखिए तो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रहता है। आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है। आपेक्षिक घनत्व जो है ये एक अनुपात है, अतः इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। मात्रक की सभी प्रणाली में इसका मान समान होता है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरना जो है वो आसान होता है। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है और किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है, पहले के समान ही रहता है। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नमक के घोल में अंडा तैरता है। दूध की शुद्धता दुग्ध मापी से मापी जाती है यानी लैक्टोमीटर से मापी जाती है। आगे हम बात करेंगे मित केंद्र यानी मेटासेंटर। तैरते हुए वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है उसको बोलते हैं मित केंद्र। तैरने वाली वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि मित्र केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए, वस्तु का गुरुत्व केंद्र और हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र अर्थात उत्प्लावन केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होनी चाहिए। ठीक है, तो प्लवन के बाद हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, पृष्ठ तनाव। तो आगे हम पृष्ठ तनाव को डिस्कस करने वाले हैं। ससंजक बल क्या है? कोएसिव फोर्स। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है, फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होते हैं। गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है। आसंजक बल क्या है? जो दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। आसंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे से चिपक जाती है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे पृष्ठ तनाव क्या है यानी सरफेस टेंशन क्या है। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ जो है वो सदैव तनाव की स्थिति में रहती है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव किसको कहते हैं? द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ जो है वो सदैव तनाव की स्थिति में रहती है। इसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वो बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। यदि रेखा की लंबाई l है, यदि रेखा की लंबाई पर F बल कार्य करता है तो पृष्ठ तनाव कितना हो जाएगा? T = F/L। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है N/m। द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकाएक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाएगा J/m²। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम होता है और क्रांतिक ताप यानी क्रिटिकल टेम्परेचर पर ये 0 हो जाता है। एक नोट है, घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। केशिकत्व क्या है?
केश नली यानी कैपिलरी ट्यूब, एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम और एक समान होती है, उसको बोलते वो होता है केशनली। केशनली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने पर घटना को केशिकत्व कहते हैं यानी कैपिलरिटी कहते हैं। द्रव के केशनली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने का कारण द्रव का पृष्ठ तनाव है। किस सीमा तक द्रव केशनली में चढ़ता या उतरता है, ये केशनली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक और चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव कम होता है। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वो केशनली में ऊपर चढ़ जाता है और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वो नीचे दब जाता है। जैसे कि जब केशनली को पानी में डुबोया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी का सतह केशनली के अंदर धंसा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण यानी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यानी वो जो है वो न्यून कोण होता है। स्पर्श कोण जो है वो न्यून कोण होता है। इसके विपरीत जब केशनली को पारे में डुबोया जाता है तो पारा केशनली में बर्तन में रखे पारे की सतह से नीचे ही रहता है और केशनली में पारा की सतह उभरा हुआ रहता है, इसलिए स्पर्श कोण का मान अधिक कोण होता है। केशिकत्व के उदाहरण क्या है, जैसे कि केशिकत्व के उदाहरण देख लीजिए। ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र जो है वो केशनली की तरह कार्य करता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों और पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही पहुंचते हैं। और कृत्रिम उपग्रह के अंदर जो कि भारहीनता की अवस्था, यदि किसी केशनली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केशनली कितनी भी लंबी क्यों ना हो जाए। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केशनलियां टूट जाए और पानी ऊपर ना आ सके और मिट्टी में नमी बनी रहे। और पेन का नीब बीच से चिरा होता है जिससे इसमें छोटी सी बारीक केशनली बन जाती है और केशनली द्वारा स्याही नीब की नोक तक चढ़ जाती है। केशिकत्व की क्रिया के कारण ही कॉफी पाउडर जल में बहुत ही शीघ्र घुल जाती है। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं और वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कि कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं लेकिन पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिससे कि लार्वा जो है वो पानी में डूबकर मर जाते हैं। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, इसलिए वो जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है, इसलिए सूप जो है वो स्वादिष्ट लगता है पृष्ठ तनाव के कम होने के कारण। तो पृष्ठ तनाव के बाद अब हम बात करेंगे श्यानता, जो कि फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर है। श्यानता के बारे में हम डिस्कस करेंगे। श्यान बल क्या है? विस्कस फोर्स। किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। श्यानता क्या है? तरल का वो गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है वो होता है श्यानता। श्यानता केवल द्रवों और गैसों का गुण है। द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बलों के कारण होती है। गैसों में श्यानता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होता है। गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। ठोसों में श्यानता नहीं होता है। एक आदर्श तरल की श्यानता 0 होती है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है लेकिन गैसों की श्यानता जो है वो बढ़ जाती है। किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी द्वारा मापा जाता है। किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। श्यानता गुणांक इसका एसआई मात्रक होता है डेका पॉइंट या पॉइंजली या फिर पास्कल सेकेंड। इसे प्रायः नीटा द्वारा सूचित किया जाता है। ये जो संकेत है ये नीटा का संकेत है। आगे हम जानेंगे सीमांत वेग क्या है। जब कोई वस्तु किसी शांत द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है लेकिन कुछ समय के बाद वो नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। इस अवस्था में वस्तु का भार श्यान बल और उत्प्लावन बल के योग के बराबर होता है, अर्थात वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का वेग योग जो है वो 0 होता है।
सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। धारा रेखीय प्रवाह क्या है, यानी स्ट्रीम लाइन फ्लो। द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गिरता है जिससे पहले उससे पहले वाला कण गुजरा था, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गिरता है जिससे पहले उससे पहले वाला कण गुजरा था, वो होता है धारा रेखीय प्रवाह। इसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल और उसकी दिशा निश्चित बनी रहती है। क्रांतिक वेग, क्रांतिक वेग की क्या परिभाषा है, क्रिटिकल वेलोसिटी। धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं, अर्थात धारा रेखीय प्रवाह की वो उच्चतम सीमा जिसके बाद द्रव का प्रवाह धारा रेखीय ना होकर के विक्षुब्ध हो जाए, वो वेग क्रांतिक वेग कहलाता है। यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह उसकी श्यानता पर निर्भर करता है। यदि द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करता है। जैसे कि ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बहता है, क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है और घनत्व ही उसके वेग को निर्धारित करता है। आगे हम जानेंगे कि बर्नौली प्रमेय क्या है। बर्नौली का क्या प्रमेय है, बर्नौलीज थ्योरम। जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकाएक आयतन की कुल ऊर्जा यानी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है। जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकाएक आयतन की कुल ऊर्जा का योग नियत रहता है। इस प्रमेय पर आधारित वेंटुरीमीटर से नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। ठीक है, आगे हम प्रत्यास्था को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को। प्रत्यास्था क्या है, यानी इलास्टिसिटी। प्रत्यास्था पदार्थ का वो गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है और जैसे ही बल हटा लिया जाए वो अपने पुरानी अवस्था में वापस आ जाती है, उसको बोलते हैं प्रत्यास्था। प्रत्यास्था की सीमा क्या है, इलास्टिक लिमिट। विरूपक बल के परिमाण की वो सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण बना रहता है और जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ की प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाता है, वो होती है प्रत्यास्था की सीमा। आगे हम बात करेंगे विकृति। विकृति क्या है, स्ट्रेन। किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई L में वृद्धि और कैपिटल L में वृद्धि स्मॉल l होती है, तो होता है स्मॉल l अपॉन कैपिटल L को विकृति कहते हैं। प्रतिबल, स्ट्रेस क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, प्रतिबल किसको बोलते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे प्रत्यास्था का यंग मापांक यानी यंग्स मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यास्था का यंग मापांक कहते हैं। आगे हम बात करेंगे हुक के नियम, यानी हुक का नियम क्या था, हुक्स लॉ क्या है। प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल की अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब कि प्रतिबल अनुक्रमानुपाती किसके, विकृति के, या फिर प्रतिबल अपॉन विकृति इक्वल टू ई क्या है, ये एक नियतांक है। ई क्या है, प्रत्यास्था का गुणांक है। प्रत्यास्था गुणांक का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है और प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर पे पावर -2, जिसे कि पास्कल कहते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक, यदि विकृति अनुदैर्घ्य है तो प्रत्यास्था गुणांक को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक इक्वल टू होता है अनुदैर्घ्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्घ्य विकृति। अनुदैर्घ्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्घ्य विकृति के बराबर होता है प्रत्यास्था गुणांक। यदि विकृति आयतन में हो तो उसे आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, जिसको कि कैपिटल के से डिनोट करते हैं। अपरूपण विकृति के लिए इसे दृढ़ता गुणांक कहते हैं, नीटा, इसका संकेत नीटा है। तो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर को अब डिस्कस करेंगे, सरल आवर्त गति। आवर्त गति क्या है, पीरियोडिक मोशन। एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पहले की गति दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। दोलन गति किसको बोलते हैं, किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन या काल्पनिक गति कहते हैं। एक दोलन या एक कंपन
दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति के एक ओर जाना, फिर साम्य स्थिति में आकर दूसरी ओर जाना और फिर से साम्य स्थिति में वापस लौटना एक दोलन या कंपन कहलाता है। आवर्तकाल किसको बोलते हैं? एक दोलन पूरा करने के समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति किसको बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसका आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। यदि आवृत्ति स्मॉल n और आवर्तकाल कैपिटल T हो तो आवृत्ति इक्वल टू हो जाएगा 1/T। सरल आवर्त गति की क्या परिभाषा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति यानी मीन पोजीशन के इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुगमानुपाती हो और त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो, तो उसकी गति जो है वो सरल आवर्त गति कहलाती है। सरल आवर्त गति की विशेषताएं क्या हैं? सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, उसका त्वरण 0 होता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है तो उसका त्वरण अधिकतम होता है, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा 0 होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है और वेग जो है वो 0 होता है। सरल लोलक क्या है? सिंपल पेंडुलम। यदि एक भारहीन और लंबाई में ना बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पदार्थ के किसी गोल लेकिन भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दें तो इस समायोजन को सरल लोलक कहते हैं। सरल लोलक किसको बोलते हैं? यदि एक भारहीन व लंबाई में ना बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दें तो इस समायोजन को सरल लोलक कहते हैं। यदि लोलक यानी बॉब को साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दें तो इसकी गति सरल आवर्त गति होती है। अब हम देखेंगे सरल लोलक का आवर्तकाल। तो ये सरल लोलक का आवर्तकाल है T = 2π√1/G, जहाँ पे आपका L है, ये L जो है वो स्मॉल l ये डोरी की प्रभावी लंबाई है और G गुरुत्वीय त्वरण है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? कंक्लूजन T अनुपाती है √l के, अर्थात लंबाई बढ़ने पर T बढ़ जाएगा। यही कारण है कि यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई घट जाएगा, जिससे कि झूलने का आवर्तकाल घट जाएगा, अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करेगा। आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और T √l/G यानी किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है और घड़ी जो है वो सुस्त हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। और यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाया जाए तो वहाँ पे भारहीनता के कारण G जो है वो 0 हो जाएगा, अतः घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाएगा और उपग्रह में लोलक घड़ी काम नहीं करेगा। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाएगा तो उसका आवर्तकाल यानी T भी बढ़ जाएगा, अतः घड़ी सुस्त हो जाएगी। सर्दियों में स्मॉल l कम हो जाने पर T भी कम हो जाएगा और लोलक घड़ी तेज चलने लगेगा। लंबाई जो है कम हो जाएगी तो उसका आवर्तकाल भी कम हो जाएगा, जिससे कि घड़ी जो है वो तेज चलने लगेगी। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 गुना होता है। ठीक है, आगे हम तरंग को पढ़ेंगे। तो आगे हम तरंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तरंग को 2 भागों में बांटा गया है, यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव और अयांत्रिक तरंग यानी नॉन मैकेनिकल वेव। तो इन दोनों तरंगों को हम जानेंगे। यांत्रिक तरंग क्या है? वे तरंगें जो किसी पदार्थिक माध्यम यानी ठोस, द्रव और गैस में संचरित होती हैं वो होती हैं यांत्रिक तरंगें। यांत्रिक तरंगों को 2 भागों में बांटा गया है, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव। तो अनुदैर्घ्य तरंग क्या है? जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश यानी समांतर होती है तो ऐसी तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। एक नोट है, अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है।
अनुप्रस्थ तरंग क्या है? जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो ऐसे तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैसी तरंगें जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात तरंगें निर्वात में भी संचरित हो सकती है, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर अयांत्रिक तरंगें कहते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें एक ही चाल से चलती है जो कि प्रकाश की चाल के बराबर होती है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें फोटोन की बनी होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻⁴ मीटर तक होता है। आगे हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के क्या गुण हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग एक उदासीन होती है, ये अनुप्रस्थ होती है, ये प्रकाश के वेग से गमन करती है, इसके पास ऊर्जा और संवेग होता है, इसकी अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे तरंग गति यानी वेव मोशन। किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। ठीक है, अब कंपन की कला क्या है, यानी फेज ऑफ वाइब्रेशन। आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति और गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उसे उस क्षण पर के कंपन की कला कहते हैं। कंपन की कला किसको बोलते हैं? आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति और गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उसे उस क्षण पर के कंपन की कला कहते हैं। तो कुछ तरंगे जो हैं वो विद्युत चुंबकीय नहीं होता है। कौन कौन से विद्युत चुंबकीय नहीं है? कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय नहीं है, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगे और पराश्रव्य तरंगे जो है ये विद्युत चुंबकीय नहीं है। आगे हम बात करेंगे आयाम यानी एम्पलीट्यूड क्या है। दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति की किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उस दूरी को दोलन का आयाम कहते हैं। ठीक है, तरंग दैर्घ्य क्या है? वेवलेंथ। तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर में लैम्डा कहते हैं। ये संकेत जो आप देख रहे हैं ये लैम्डा का संकेत है। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास के श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी और अनुदैर्घ्य तरंगों में क्रमागत दो संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। सभी प्रकार की तरंगों में तरंग की चाल, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के बीच कुछ निम्न संबंध होते हैं। तरंग चाल होता है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य के बराबर, या फिर इसका फॉर्मूला है v=n लैम्डा। ठीक है, तो आगे हम प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे देखेंगे। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और इसकी खोजकर्ता कौन है आप जानेंगे, और तरंग दैर्घ्य का विस्तार है आवृत्ति परिसर हर्ट्ज में, और इसका उपयोग क्या है। ठीक है, तो इस चार्ट को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे गामा किरणें जो है ये स्टार बना हुआ है तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। गामा किरणों की खोज करते हैं पॉल विलार्ड, जिसका तरंग दैर्घ्य परिसर है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर, आवृत्ति है 10⁻10 से 10⁻18 तक। गामा किरणों का उपयोग क्या होता है? इसकी वेधन क्षमता अत्यधिक अधिक होती है और इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया और कृत्रिम रेडियोधर्मिता में की जाती है। एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है चिकित्सा और औद्योगिकी क्षेत्र में किया जाता है, और एक्स किरणें की खोज की है रॉन्टजेन ने। पराबैंगनी किरणों का खोज रिटर ने किया है, और पराबैंगनी किरणों के उपयोग हैं कि सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में और बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किया जाता है पराबैंगनी किरणों का उपयोग। पराबैंगनी किरणों का तरंग दैर्घ्य परिसर होता है 10⁻8 मीटर से 10⁻7 मीटर तक, और आवृत्ति परिसर होता है 10⁻16 से 10⁻14 तक। दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने किया है, और दृश्य विकिरण का उपयोग इससे हमें वस्तु में दिखलाई पड़ती हैं दृश्य विकिरण से। ठीक है, और दृश्य विकिरण का तरंग दैर्घ्य परिसर होता है 3.9 इंटू 10⁻7 मीटर से 7.8 इंटू 10⁻7 मीटर तक। आवृत्ति परिसर होती है 10⁻14 से 10⁻12 तक। अवृत्त विकिरण की खोज हर्शेल ने किया है। अवृत्त विकिरण का उपयोग क्या है? ये किरणें ऊष्मीय विकिरण है,
अवरक्त विकिरण जो है ये ऊष्मीय विकिरण है। ये जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने और रोगियों की सिकाई करने में की जाती है। लघु रेडियो तरंगे या हेनरिक हर्ट्जियन तरंगे की खोज हेनरिक ने किया है, सॉरी, लघु रेडियो तरंगे या फिर हर्ट्जियन तरंगों की खोज हेनरिक ने किया है। और लघु रेडियो तरंगों का क्या उपयोग है? रेडियो, टेलीविज़न और टेलीफोन में इसका उपयोग किया जाता है। इसका आवृत्ति होती है, तरंग दैर्घ्य परिसर होता है 10⁻³ मीटर से 1 मीटर तक, और आवृत्ति परिसर होती है 10⁻10 से 10⁸ तक। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने किया है और इसका उपयोग रेडियो और टेलीविज़न में किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड ने किया है। एक नोट है, 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर की तरंगे सूक्ष्म तरंगे कहलाती है। तो बाकी आप तरंगों का परिसर और तरंग दैर्घ्य परिसर और आवृत्ति परिसर आप देख सकते हैं इसको पॉज करके। अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंग आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्वनि तरंग जो है, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर क्या है? तो ध्वनि तरंग जो है अवश्रव्य तरंगे और श्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे यानी इंफ्रासोनिक वेव्स 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे हमारा कान सुन नहीं सकता है, ठीक है। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। श्रव्य तरंगे क्या है? ऑडिबल वेव्स। ऑडिबल वेव्स मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को हम अपने कान से सुन सकते हैं। 3 प्रकार की तरंग होती हैं, अवश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। मनुष्य कान से इसे सुना नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये इसे सुन सकते हैं, पराश्रव्य तरंगों 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाले को। इन तरंगों को गाल्टन की सिटी के द्वारा और दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही इनका तरंग दैर्घ्य छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। पराश्रव्य तरंगों को, पराश्रव्य तरंगों के उपयोग क्या हैं? संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़ों, वायुयान और घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कलखारों की चिमनियों से कालिख हटाने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में और गठिया रोग के उपचार और मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं। आगे हम बात करेंगे ध्वनि की चाल यानी स्पीड ऑफ साउंड। तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, आप देख सकते हैं 3-4 पॉइंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्था और घनत्व पर निर्भर करता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड, जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकेंड और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकेंड होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। तो ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की चाल पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल जो है वो अपरिवर्तित रहेगी, परिवर्तित नहीं होगी। ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा? माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा? नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, इसलिए शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। तो ये एक आप ये नोट देख सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं जिसमें कि विभिन्न माध्यमों में होने वाली विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल है। वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो आप ध्वनि की चाल देखेंगे ये मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। हाइड्रोजन में 1269
कार्बन डाइऑक्साइड में 260, भाप 100 डिग्री सेल्सियस पे 405, अल्कोहल में 1213, जल में 1483, समुद्री जल में 1533, पारा में 1450, कांच में 5640, एल्यूमिनियम में 6420 और लोहा में होता है ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि के लक्षण क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ध्वनि के 3 लक्षण हैं, प्रबलता, तारतत्व और गुणता। तो एक एक करके इन तीनों लक्षण को हम डिस्कस करेंगे। प्रबलता यानी लाउडनेस। प्रबलता ध्वनि का अभिलक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक होता है फोन। तारतत्व यानी पिच। तारतत्व ध्वनि का वो लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटी यानी ग्रेव या पतली यानी श्रिल कहा जाता है। तारतत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारतत्व अधिक होता है और ध्वनि पतली होती है। वही आवृत्ति कम होने पर तारतत्व कम होता है और ध्वनि मोटी होती है। इसके बाद गुणता यानी क्वालिटी। ध्वनि का वो लक्षण है क्वालिटी जिसके कारण हमें समान प्रबलता और समान तारतत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, वो होता है क्वालिटी यानी गुणता। ध्वनि की गुणता सन्नादी स्वरों की संख्या, क्रम और अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है। अब ध्वनि की तीव्रता क्या है यानी इंटेंसिटी क्या है? माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक है बेल। ठीक है। ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को वाट मीटर माइनस स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है यानी WM माइनस स्क्वायर -2। बेल एक बड़ा मात्रक है और इसलिए व्यवहार में इससे छोटा मात्रक डेसिबल होता है, जिसको कि dB इसका संकेत है। तो व्यवहार में छोटा मात्रक डेसिबल प्रयुक्त होता है जो कि बेल का 10वां भाग है। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती और माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है। एक नोट है, मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा 95 डेसिबल है। इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य सुन नहीं सकता है। ठीक है, तो मनुष्य की अधिकतम सुनने की सीमा 95 डेसिबल तक होनी चाहिए। आगे हम प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता में संबंध देखेंगे। तो प्रबलता होता है log I, जहाँ पे ये I जो है ये ध्वनि की तीव्रता है। ये चार्ट है जो प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता में अंतर बताएगा आपको। ये प्रबलता है और ध्वनि की तीव्रता में अंतर। प्रबलता ध्वनि का वो अभिलक्षण है जिसके कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है और ध्वनि की तीव्रता ध्वनि ऊर्जा का वो परिमाण है जो कि ध्वनि संचरण की दिशा के लंबवत खींचे गए इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरती है। प्रबलता चेतना संबंधी है और ध्वनि की तीव्रता वस्तुनिष्ठ है। प्रबलता को मापा नहीं जा सकता है और ध्वनि की तीव्रता को मापा जा सकता है। प्रबलता सुनने वाले कान की सुग्राहिता पर निर्भर करता है और ध्वनि की तीव्रता सुनने वाले कान की सुग्राहिता पर निर्भर नहीं करता है। एक नोट है ये, ध्वनि स्रोत से दूर किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता समान होती है। दूसरी ओर प्रबलता उस बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है क्योंकि प्रबलता व्यक्ति की कान की सुग्राहिता पर निर्भर करता है। इसके बाद प्रतिध्वनि क्या है यानी इको। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर यानी 16.6 मीटर दूरी होना चाहिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड रहता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। अनुनाद क्या है? अनुनाद रिजोनेंस, जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वो वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है, तो इस घटना को ही अनुनाद कहते हैं। आगे हम ध्वनि का व्यतिकरण जानेंगे। इंटरफ्रेंस ऑफ साउंड, जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का फिर से वितरण हो जाता है। इस घटना को ही ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं।
यदि दोनों तरंगे उस बिंदु पर एक ही कला यानी एक ही फेज में पहुंचती है तो वहां ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है। इसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगे विपरीत कला में पहुंचती है तो वहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है। इसे विनाशी बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण। आगे हम जानेंगे ध्वनि का विवर्तन यानी डिफ्रेक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि का तरंगदैर्घ्य 1 मीटर की कोटि का होता है, इसलिए जब इसी कोटि का कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़ करके आगे बढ़ जाती है। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। डॉपलर प्रभाव क्या है? डॉपलर्स इफेक्ट, जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। यह है डॉपलर प्रभाव। मैक संख्या, मैक संख्या क्या है? किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल और उसी माध्यम में ताप और दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक कहलाती है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल अति पराध्वनिक यानी हाइपरसोनिक कहलाती है। आगे हम बात करेंगे प्रघाती तरंग क्या है? शॉक वेव्स। जब पिंड की चाल पराध्वनिक हो जाती है तो वो अपने पीछे माध्यम में शंकुआकार विक्षोभ छोड़ती है। इस विक्षोभ के संचरण को ही प्रघाती तरंग कहते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, ऊष्मा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। ऊष्मा यानी हीट। तो ऊष्मा क्या है? ये वो ऊर्जा है जो कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में केवल तापांतर यानी टेम्परेचरल डिफरेंस के कारण स्थानांतरित होती है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यदि कार्य ऊष्मा में बदलता है, यदि कार्य W है और ऊष्मा Q है तो कार्य ऊष्मा में बदलता है तो W/Q = J होता है, यानी W =JQ, जहाँ पे J जो है ये J एक नियतांक है जिसे कि ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक यानी मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। J का मान होता है 4.186 जूल पर कैलोरी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि 4.186 जूल का यांत्रिक कार्य किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी होगी। ऊष्मा का मात्रक क्या है? यानी यूनिट ऑफ हीट। ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है और इसे और भी कई मात्रक में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ऊष्मा को कैलोरी में भी किया जाता है। कैलोरी में कैसे करते हैं? 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी होगा। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी यानी इंटरनेशनल कैलोरी, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट, 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम ताप को डिस्कस करने से पहले कुछ मात्रक के संबंध देख लेते हैं। तो 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट इक्वल टू होता है 252 कैलोरी। 1 कैलोरी होता है 4.186 जूल। 1 किलो कैलोरी कितना होता है? 4186 जूल इक्वल टू, मतलब कि अगर इसको हम कैलोरी में देखें तो 1000 कैलोरी होगा। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट 252 कैलोरी। 1 कैलोरी 4.186 जूल। 1 किलो कैलोरी कितना? 4186 जूल यानी 1000 कैलोरी। ताप क्या है? यानी टेम्परेचर। ताप वो भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करती है, अर्थात जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरण होती है उसे ताप कहते हैं। तापमापन क्या है? यानी मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तापमापी, तो तापमापन कई सारे हैं, जैसे कि तापमापी यानी थर्मोमीटर। ताप मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे तापमापी कहते हैं। तो ताप मापने के लिए कुछ प्रचलित आप देख सकते हैं, जैसे कि सेल्सियस पैमाना है। इस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। इस पैमाने में हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस व भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है और इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। ठीक है, सेल्सियस पैमाना समझ में आ गया। अब फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाने का आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। इसका हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इनके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांट दिया जाता है।
रोमन पैमाना, रोमन पैमाना जो है इसका हिमांक 0 डिग्री रोमन और भाप बिंदु 80 डिग्री रोमन है। इनके बीच का भाग 80 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। केल्विन पैमाना, केल्विन पैमाने में हिमांक 273 केल्विन और भाप बिंदु 373 केल्विन होता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को समान 100 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं चारों पैमानों में क्या संबंध है। सेल्सियस -0/100, फ़ारेनहाइट -32/180 इक्वल टू रोमन -0/80 और केल्विन -273/100। परम शून्य ताप क्या है? एब्सोल्यूट जीरो। तो आगे हम परम शून्य ताप का डेफिनेशन जानेंगे। सिद्धांत रूप से अधिकतम ताप पर कोई सीमा नहीं है, परंतु निम्नतम ताप की सीमा है। किसी भी वस्तु का ताप सिद्धांत रूप से अधिकतम ताप पर कोई सीमा नहीं है, लेकिन निम्नतम ताप की सीमा है। ठीक है, किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। इसे क्या बोलते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। केल्विन पैमाने पर 0 के लिखते हैं, अर्थात 0 के इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस और 273.16 केल्विन इक्वल टू कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। केल्विन में व्यक्त ताप में डिग्री नहीं लिखा जाता है। ठीक है, केल्विन में व्यक्त ताप में डिग्री नहीं लिखा जाता है। पारा क्या है? -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और इसलिए इससे निम्न ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। द्रव्य तापमापी क्या है? पारा तापमापी लगभग -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है। एक नोट है, पारा यानी मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। गैस तापमापी, इस प्रकार के तापमापियों में स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर 1500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप का मापन किया जा सकता है। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी क्या है? तो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 यानी 1200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। तापयुक्त तापमापी का उपयोग -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के तापों के मापन के लिए किया जा सकता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे पूर्ण विकिरण उत्तमापी यानी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। इस तापमापी से दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है, जैसे सूर्य का ताप, और इसके द्वारा प्रायः 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप की भी माप हो जाती है। इससे नीचे का ताप नहीं। 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे के ताप को मापते हैं और इससे नीचे के ताप को नहीं तापते, क्योंकि इससे कम ताप की वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करती है। ये तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। एक इंपॉर्टेंट नोट है, क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार सर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने किया है। इसके बाद बात करेंगे विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा का क्या डेफिनेशन है, यानी स्पेसिफिक हीट। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वो मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। इसे C द्वारा व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रा किलोग्राम पावर -1 यानी और केल्विन -1, J kg -1 और K पे पावर -1 होता है। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसलिए जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक होता है। कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारिता ये आप देख सकते हैं। बर्फ का होता है 2100, पारा का 140, लेड का 130, लोहा का 460, केरोसिन तेल का 210 और जल का 4200। इसके बाद हम जानेंगे ऊष्मीय प्रसार क्या है, यानी थर्मल एक्सपेंशन। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि की माप रेखीय प्रसार गुणांक यानी जो कि अल्फा, और क्षेत्रफल में वृद्धि की माप क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा, और आयतन में वृद्धि को आयतन प्रसार गुणांक गामा द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसमें संबंध है अल्फा गामा और बीटा, अल्फा बीटा गामा का संबंध आप देख सकते हैं 1:बीटा, अल्फा:बीटा:गामा
यानी 1:2:3, और या फिर β:2 अल्फा और γ=3 अल्फा। जल का असामान्य प्रसार। सभी द्रव्य गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, लेकिन जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में घटता है और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर आयतन में बढ़ना शुरू कर देता है। इसका अर्थ ये है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ऊष्मा का संचरण की 3 विधियां हैं, चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। तो एक एक करके इन तीनों विधियों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चालन यानी कंडक्शन। चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुंचाती है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है। संवहन दूसरी विधि है, संवहन यानी कन्वेक्शन। इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से धाराएं बहती हैं, जिन्हें कि संवहन धाराएं कहते हैं। इस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज होती है। गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा ही होता है। वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। इसके बाद विकिरण। तीसरा विधि है विकिरण यानी रेडिएशन। इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता से और बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचरित होती है। इसके बाद अब हम बात करेंगे न्यूटन का शीतलन नियम क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। समान अवस्था रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु और उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होते हैं। न्यूटन का शीतलन नियम क्या है? समान अवस्था में रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु और उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसलिए वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर कम होती जाएगी। इसके बाद अगला जो नियम हम जानेंगे वो किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ्स लॉ क्या है? इसके अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अंधेरे कमरे में यदि एक काली और एक सफेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, इसलिए काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी। तो ये था किरचॉफ का नियम। अब स्टीफन का नियम क्या है? स्टीफन्स लॉ। किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता कैपिटल ई उसमें परम ताप टी के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब E अनुक्रमानुपाती है किसके? T⁴ की, या फिर E ये नियतांक है और T⁴ ये जिसे कि स्टीफन नियतांक कहते हैं। ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे अवस्था परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा यानी चेंज इन स्टेट एंड लेटेंट हीट। तो सारे जो आप पॉइंट देख रहे हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। निश्चित ताप पर पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता है। त्रिक बिंदु वो बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस तीनों एक साथ पाई जाती हैं। गलनांक निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है और निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। अब हिमांक किसको बोलते हैं? निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है और इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। प्रायः गलनांक और हिमांक बराबर होते हैं। जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं, जैसे कि बर्फ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं, उनका गलनांक दाब बढ़ने पर घटता है, और जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलते हैं उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने से, जैसे कि बर्फ में नमक मिलाने से गलनांक घटता है। इसके बाद क्वथनांक क्या है? यानी बॉइलिंग पॉइंट। निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है और इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। घनन किसको बोलते हैं? निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। ठीक है। प्रायः क्वथनांक और संघनन ताप समान होते हैं। क्वथनांक और संघनन ताप समान होते हैं। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है और दाब घटाने पर क्वथनांक घट जाता है। जैसे कि प्रेशर कुकर में दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे जल की गुप्त ऊष्मा का मान बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप खाना जल्दी से पक जाता है। इसके विपरीत पहाड़ों पर दाब कम होने के कारण क्वथनांक घट जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसलिए खाना देरी से पकता है पहाड़ों पर। अशुद्धि मिलाने से भी द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। आगे हम बात करेंगे गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट क्या है।
तो लेटेंट हीट की परिभाषा है कि नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसे ही पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो पदार्थ की गुप्त ऊष्मा किसको बोलते हैं? नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसको ही गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, नियत ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। अब वाष्पन की गुप्त ऊष्मा किसको बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन, नियत ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान 540 कैलोरी प्रति ग्राम है। यदि पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कैपिटल L है तो पदार्थ के m द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा होगा Q = ml। गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने का अधिक कष्ट होता है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक शोरा मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घट करके -22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हिम मिश्रण कहते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर। इस मिश्रण का उपयोग कुल्फी, आइसक्रीम आदि बनाने के लिए किया जाता है। अब जानेंगे कि वाष्पीकरण क्या है, इवेपोरेशन। द्रव के खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपने वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, अथवा किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। प्रशीतक किसको बोलते हैं? रेफ्रिजरेटर। प्रशीतक में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक यानी कूलिंग उत्पन्न होती है। तांबे की एक वाष्प कुंडली में द्रव फ्रियोन भरा हो रहता है जो कि वाष्पीकृत होकर के ठंडक उत्पन्न करता है। आपेक्षिक आर्द्रता क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। किसी दिए हुए ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इस अनुपात को 100 से गुना करते हैं क्योंकि आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है आपेक्षिक आर्द्रता की। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। नियत जलवाष्प पर आपेक्षिक आर्द्रता यानी RH जो है वो घट जाती है। ओस बनने के लिए 100% आपेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे वातानुकूलन यानी एयर कंडीशनिंग। मनुष्य के स्वास्थ्य और अनुकूल जलवायु के लिए कुछ परिस्थितियां होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ताप 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अपेक्षिक आर्द्रता 60% से 65% के बीच होना चाहिए। वायु की गति 0.75 मीटर प्रति मिनट से 2.5 मीटर प्रति मिनट तक होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ होना चाहिए परिस्थितियाँ। इसके बाद आगे हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। इस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा 2 प्रकार के कार्यों से व्यक्त होती है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, जिससे कि निकाय का ताप बढ़ता है, और बाह्य कार्य करने में। आगे हम बात करेंगे समतापी प्रक्रम यानी आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है। जब किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय का ताप पूरी क्रिया में स्थिर रहे तो उस परिवर्तन को समतापी परिवर्तन कहते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम किसको बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय ना तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और ना ही उससे कोई ऊष्मा ले, तो इस परिवर्तन को रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वो शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाती है। ये क्या है? रुद्धोष्म परिवर्तन का उदाहरण है। अब ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताती है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है। इस नियम को 2 कथनों के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो कि केल्विन के कथन के अनुसार ऊष्मा का पूर्णता कार्य में परिवर्तन असंभव है। क्लासियस के कथन के अनुसार ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा 13 चैप्टर ऊष्मा जो है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें कि हम आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे फिजिक्स का। तो ये अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पे नए हैं क्योंकि हम बहुत सारे बैक टू बैक कोर्सेज आने वाले हैं हमारे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।